जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ भर्ती 2024-25 के लिए एक ऐसी क्लास का आगाज हो चुका है जिस क्लास के अगर आप कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को देख लेंगे तो मेरा मानना है कि यहां से आपका 50% पेपर फंसेगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाला हूं रीजनिंग के, जो मैथ के, उसमें से साथियों बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास क्वेश्चंस में कराऊंगा जीके के। तो साथियों, अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा कि आपका आरपीएफ का पेपर है, ठीक है ना। तो साथियों, मैं कहूंगा इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा क्योंकि जीके के इन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास बहुत तेजी से कंप्लीट करेंगे और बहुत तेजी से प्रश्न साथियों आपके सामने से गुजरेंगे। तो पहला सवाल है साथियों, इस प्रश्न के आने की बहुत संभावनाएं करें कि इनमें से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो मैं कहूंगा साथियों, जो पोपिर नृत्य होता है ना, पोपिर नृत्य, ये किस राज्य का नृत्य है? तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 1970 में भोला चक्रवात के परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा था? तो मैं कहूंगा इस द्वीप का नाम क्या था? न्यू मूर द्वीप इसका नाम था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिए कह रहे हैं कि कौन सा एक्ट, किस एक्ट की बात चल रही है? ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इनमें से कौन सा एक्ट एक ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना? तो मैं कहूंगा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था ना, इसका ही उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना। इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो मैं कहूंगा चंबल नदी के किनारे पर धौलपुर स्थित है, ग्वालियर स्थित है, कोटा स्थित है, लेकिन जबलपुर सातो स्थित नहीं है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है आपसे कि टाइटन उपग्रह हमारे सौर मंडल में ग्रहीय कक्षा में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर शनि ग्रह के साथ जाएगा। यानी कि खाली जगह में कौन सा ग्रह का नाम आ जाएगा? शनि ग्रह का नाम आ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को सातों किलो जूल में व्यक्त किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों, अगर आपका आरपीएफ का पेपर है तो मैं कहूंगा साथियों आपके लिए अंतिम समय में, देखिए ये पेपर के अंतिम समय में पीडीएफ बनाई जाती है। 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। मैं कहूंगा साथियों इस मॉडल पेपर में सबसे पहले जीएस प्लस करंट अफेयर के, जीएस के साथियों 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, मैथ की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे। यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस साथियों इन 10 मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक ये पीडीएफ आपको दी जा रही है, उसके लिए जीके के 50 क्वेश्चंस में से तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर आपके लिए तैयार की गई है, ठीक है ना। और ये एमसीक्यू टाइप में है। 1000 क्वेश्चन की साथियों ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। एक ये पीडीएफ दी जाएगी, एक ये पीडीएफ दी जाएगी, और जितने 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे वो इन्हीं 1000 क्वेश्चंस में से बनेंगे। क्योंकि जनवरी से अक्टूबर लगभग 10 महीने हो गए, तो 10 महीने के 1000 क्वेश्चन इनफ है साथियों। इससे बाहर करंट अफेयर आपकी नहीं जा सकती। हर एक महीने के लिए 100 क्वेश्चन साथियों औसतन यहां पर लिए गए हैं। तो ये दोनों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 65% तो पेपर साथियों आपका यहीं से फंस जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज को कंप्लीट किया गया है इन 10 मॉडल पेपर में। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ पीडीएफ करके साथियों, या पीडीएफ करके एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। चलिए, तो अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम साथियों क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए देखिए, कह रहे कि जो करनाल की लड़ाई 1739 की लड़ाई
फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीती थी? तो मैं कहूंगा साथियों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की जब हम बात करते हैं, इनको हराकर ये लड़ाई जीती थी। करनाल की लड़ाई किसने जीती थी? फारसी राजा नादिर शाह ने जीती थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसकी बात चल रही है? धोंडो केशव कर्वे की बात चल रही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चंस आपको अगर देखने को मिलेंगे ना तो डिक्टो साथियों रत्ती भर का चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन जैसा है वैसा और ये ऑप्शन जैसा वैसा। इन तीन ऑप्शन की मैं नहीं कह सकता, इन तीन ऑप्शन में कुछ और नाम साथियों लिखे जा सकते हैं। चलिए यानी कि हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव डाली थी। देखिए पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने डाली थी? उद्दीन ने डाली थी। और ये कौन थे? ये अजात शत्रु के पुत्र थे साथियों, उद्दीन। इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह के द्वारा गाया जाता है। तो मैं कहूंगा खुबाक ऐसी की बात चल रही है, यानी कि मणिपुर का एक भक्ति लोक संगीत ही तो है जिसे आमतौर पर लोगों के समूह के द्वारा गाया जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में सन्निहित किया गया है? तो भाग 3 में किया गया। क्या साथियों जो भारत के मौलिक अधिकार है ना, ठीक है, इसको संविधान के भाग 3 में साथियों वर्ण किया गया है। इसका टेस्ला की इकाई है, यानी कि टेस्ला विद्युत चालकता की इकाई है। तो मैं कहूंगा नहीं। क्या टेस्ला विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि जो टेस्ला है ना ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दिया करो बिना कहे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है ये आप लोग नहीं जानते। ठीक है, लाइक से होता सिर्फ इतने कि भाई हाँ इतने लोगों में से इतने लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, यानी कि इतने लोगों ने हमारी वीडियो को पसंद किया है। ठीक है, तो लाइक करेंगे तो अगली वीडियो और दम लगा के मैं बनाऊंगा और अच्छे और संभावित क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? तो मैं कहूंगा साथियों जो रॉयट एट मिश्री मंडी है, ये पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो आपको नाम ध्यान रखना है, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयट एट मिश्री मंडी पुस्तक किसकी है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है 2001 में अपनी शुरुआत के बाद मिस अर्थ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इनका नाम साथियों निकोल फारिया था, और 2001 में अपनी शुरुआत के बाद मिस अर्थ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों तो कोडवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्या एक फसल उत्सव है पुथरी उत्सव जिसको कहते हैं, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, कोडवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ना साथियों, पीयूष ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस ये किसका हिस्सा है? तो मैं कहूंगा ये बाहां का हिस्सा है। किसका हिस्सा होता है? बाहां का हिस्सा होता है। चलिए तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? आपके सामने साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको साथियों आज की इस वीडियो में मैंने लिया है। और मैं कहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मैं कहूंगा साथियों यहां से कई सारे कॉन्सेप्ट, क्या पूरा पेपर भी, हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर पढ़ाए जाए सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां पर अगर बात करते हैं रीजनिंग का पहला सवाल है और आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना,
कहा जा रहा है कि कुछ स्कूटर विमान है। तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना लिया, ये हमने स्कूटर बना लिया और मैं कहूंगा कि इतने स्कूटर क्या हो जाएंगे, इतने स्कूटर साथियों विमान हो जाएंगे। इतने स्कूटर क्या हो गए, विमान हो गए। ये स्कूटर है एससी, ये विमान हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ विमान कुत्ते, मान लीजिए इतने विमान साथियों कौन हो गए, इतने विमान कुत्ते हो गए, ठीक है। कह रहे कि कुछ कुत्ते पौधे हैं, तो मान लीजिए इतने कुत्ते क्या हो गए, इतने कुत्ते आपके पौधे हो गए। तो ये आपका बन चुका है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ पौधे स्कूटर है। अच्छा पौधे का पौधे ये है भाई, पौधे ये है, स्कूटर ये है। तो कहां भैया कुछ पौधे स्कूटर है, कोई भी पौधे स्कूटर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई विमान स्कूटर नहीं है। अब देखिए पहली बात अगर बात करें, जब हम कथन को देखें, ये पॉजिटिव में यानी कि यहां पर कथनों में नहीं का यूज नहीं किया गया है। तो भैया निष्कर्ष में कैसे नहीं शब्द आ गया? अगर ऐसा होता है कि कथन में नहीं शब्द नहीं आया है और निष्कर्ष में आ गया है, तो वो निष्कर्ष हम गलत ही मानते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना निष्कर्ष 2 सही है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए करना साथियों आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि एक ये सर्किल आपके पास है, आपको इसको बीच से फोल्ड करना है, यानी कि ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, आपके पास एक ऐसी आकृति आ जाएगी। अब आपको यहां से फोल्ड करना है और ये वाला पार्ट यहां पर ले आना है। उसके बाद आपको यहां पर 3 होल करना है, 3 होल कर लो या कुछ भी कर लो। अब जब आप ये ओपन करोगे इस टाइप से, तो ये कैसे होल दिखेंगे? देखिए एक तो साथियों यहां पर एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, एक साथियों ये ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा साथियों होल आपको किस प्रकार से दिखेंगे, जैसे यहां पर एक होल है ना, एक यहां आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर साथियों बात करते हैं, देखिए अब यहां पर 2 है, यहां पर 2 आ जाएंगे, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर, यहां पर। तो ऐसा कहां पर आपको लग रहा है? ऐसा तो यहां पर नहीं है, ऐसा यहां पर भी नहीं है, ऐसा यहां पर भी नहीं, ऐसा आपको साथियों ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। इसलिए यही आपका और हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये जो आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष यहां पर सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष में दिक्कत है। चलिए तो कह रहे कि सभी बच्चे वयस्क हैं, तो सभी बच्चे हम वयस्क मान लेते, ये आपके क्या हो गए, ये बच्चे हो गए, ये बच्चे। और कह रहे सभी बच्चे जो है ना, ये सभी बच्चे वयस्क हैं, तो सभी बच्चे हमने क्या बना लिए, सभी बच्चे हमने यहां पर वयस्क बना लिए। इतनी बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहे कि कुछ वयस्क बूढ़े हैं, मान लीजिए इतने वयस्क क्या हो गए, इतने वयस्क बूढ़े हो गए, इतने वयस्क बूढ़े हो गए, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। सभी बूढ़े बच्चे हैं, तो सभी बूढ़े बच्चे कैसे हो सकते? यहां पर तो कुछ बूढ़े बच्चे भी नहीं है, बच्चे इधर हैं बूढ़े इधर हैं। हाँ अगर ये कहते हैं कि कुछ वयस्क बूढ़े हैं या कुछ बूढ़े वयस्क हैं, तो हम बिल्कुल सही मानते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा पहली बात तो। कुछ बच्चे बूढ़े हैं, कुछ बच्चे बूढ़े हैं, अच्छा सभी बूढ़े बच्चे हैं तो गलत है, और कुछ बच्चे बूढ़े तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कोई भी निष्कर्ष यहां पर सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को कह रहे कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे भिन्न मुझे बताइए, कथकली, कचुपुड़ी, सत्रिया या हेमिस, बताइए। देखिए कथकली की अगर बात करते हैं ना, तो ये तो केरल का एक नृत्य है, क्या साथियों, ये केरल का एक नृत्य है। कचुपुड़ी की अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, ठीक है ना। और ये साथियों सत्रिया, ये असम का एक साथियों नृत्य है, ठीक है ना। लेकिन जब हम हेमिस की बात करते हैं तो ये एक त्योहार है, क्या है साथियों, ये एक त्योहार है। और कहां का त्योहार है ये साथियों, लद्दाख का त्योहार है। तो ये सारे ये त्योहार हो गए और ये सारे नृत्य हो गए, तो सबसे अलग सबसे विषम कौन सा होगा? मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे विषम होगा। चलिए अगला सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम अगर आरपीएफ का है तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज के, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट 145 फिर 100 आ जाए और कहा जाए फिर 65 है और फिर 40 है, तो पूछा जाए उसके बाद अगला नंबर कौन सा आ सकता है, इतनी सी बात आपको बताने। देखिए ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्या बच्चा बच्चा बता देगा कि भैया 145 से 100 हुआ है, तो यहां पर कितना घटा है साथियों, यहां पर मेरे हिसाब से 45 घटा है। 100 से 65 हुआ है तो 35 घटा है। 65 से 40 हुआ है साथियों, कितना घटा है, 65 से 40 हुआ है 50, ठीक है। 60 यानी कि तकरीबन 25 घटा है। चलिए तो अब यहां पर कितना घटाएं 40 में कि ये नंबर हमें मिल जाए। देखिए 45,
45 से साथियों कितना माइनस किया, ठीक है ना, 10 माइनस किया, फिर 35 से 10 माइनस किया 25 आ गया, तो अब 25 से 10 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा साथियों क्या, ठीक है, मैं कहूंगा 40 में 15 घटेगा तो हमें 25 मिलता है, तो यहां पर क्या 25 आएगा, बिल्कुल साथियों यहां पर आपका 25 आंसर आ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मुझसे ज्यादा तेजी के साथ आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं तो आपको साथ में समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें दोबारा भी बता रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं, अगर आप ये देखते हो क्वेश्चंस को देखकर 1 सेकंड में आप समझ जाते होगे, 5 सेकंड में कि हाँ भैया ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो तुरंत उसको कर डालिए, भले 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड या 50 सेकंड का समय लगे। मुझसे पहले देने की साथियों कोशिश करिए, मुझसे बाद में नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है ना, तो आप उसके लिए थोड़ा सा समय लगा सकते हो। खैर, अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक विषम है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन विषम है, वही आपको बताने कि भैया कौन सा ऑप्शन विषम है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए देखिए, जे जो होता है ना साथियों, जे आपका 10 पर होता है, ठीक है, और ओ किस पर होता है साथियों, ओ आपका 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार एच 8 पर होता है, एम जो होता है ना वो 13 पर होता है, आर 18 पर होता है। उसी प्रकार आई 9 पर होता है साथियों, एन 14 पर होता है, एस 19 पर होता है। डी की बात करें तो ये 4 पर होता है, एल 12 पर होता है, टी 20 पर होता है। यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा है जरा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर 5 बड़ा, यहां पर 5 बड़ा, ठीक है, यहां पर भी 5 बड़ा और यहां पर भी 5 बड़ा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें 5 बड़ा है, यहां पर भी 5 बड़ा है, यहां पर साथियों 8 बढ़ा दिया गया और यहां पर 8 बढ़ा दिया गया, तो मैं कहूंगा यहां पर 5 5 5 बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर 8 8 बढ़ा है। तो सबसे अलग, सबसे विषम, सबसे भिन्न, सबसे असंगत कौन सा ऑप्शन होगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल है, कह रहे कि ANIMAL को INALAM के रूप में लिखा जा सकता है, तो SAMPLE को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए मैंने जब इन लेटर्स को देखा तो मैंने ये देखा कि जो यहां पर लेटर है वही लेटर साथों यहां पर है, तो इसका मतलब है कि इधर का उल्टा पलटी करी गई है। अब उल्टा पलटी अभी मेरी समझ में नहीं है, मैं जब इसको एक के नीचे एक लिखूंगा ना तो मेरी सारी पूरी कहानी समझ में आएगी कि अच्छा भैया यहां पर ये लॉजिक लगा है और ये चीज यहां पर साथियों कही गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इस 3 के अलग पार्ट, ये 3 अलग पार्ट, ये आई यहां पर आ गया, ये ए यहां पर आ गया, ये एन यहां पर आ गया, उसी प्रकार ये एल यहां पर आ गया, ये एम यहां पर आ गया, ये ए यहां पर आ गया। यानी कि उम्मीद करता हूं अब आप समझ चुके होंगे। तो अब अगर इसको बात करें 3 3 के बाटे, तो एम यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा और एस यहां पर आ जाएगा। उसी प्रकार ई यहां पर, एल यहां पर, पी यहां पर। तो आपको बताना है साथियों कि MASELP कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, फिर से नंबर सीरीज का एक बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहे कि 2 है, 8 है, उसके बाद 32 है और उसके बाद 128 है, उसके बाद साथियों 512 है। तो आपको बताने कि अगला नंबर कौन सा हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए अच्छा यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए जब भी आप देखें कि नंबरों में फर्क जो है ना, अंतर एकदम से बहुत ज्यादा होने लगे, जैसे कि 2 से 8 हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर 8 से 32 हो गया, फिर 32 से 128 हो गया, फिर 128 से 512 हो गया, तो वहां पर हमेशा गुणा का इस्तेमाल किया गया। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहां पर गुणा का इस्तेमाल करें तो 2 की गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो 8 आता है, 8 की गुणा अगर हम 4 से करते हैं, 8 चौक 32 तो 32 आता है। क्या 32 की गुणा 4 से करते हैं, बिल्कुल साथियों, तो 128 आता है। यानी कि 128 की गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 512। देखिए जरा, 4 8 32, 32 का 2 लग गया, 3 लग गया, ठीक है, 4 दूना 8 और ये 11, हाँ वही आ रहा है लगभग। तो 512 की गुणा हमें 4 से करना पड़ेगी, हमें यहां पर वाला नंबर मालूम पड़ जाएगा, यानी कि आंसर हमें मालूम पड़ जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो क्या 2048 आंसर आएगा और 2048 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि SENSIBLE को 10 लिखा जाता है, SAMUELS को 9 लिखा जाता है, तो NADAL को क्या लिखा जाएगा, 4 9 11 ऐसा। देखिए कभी भी अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा हो
तो यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि जैसे कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है ना, जिसके S19 पर होता है, E5 पर होता है, N14 पर होता है, इन सबको प्लस किया गया, जोड़ा गया है अगर बड़ा नंबर होता। लेकिन ये तो उतना बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कितने हैं। देखिए क्या ये 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, यानी कि 8 से यहाँ पर 10 बना दिया गया है, यानी कि 2 जोड़ा गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो 7 से यहाँ पर 9 बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, यहाँ पर भी साथियों 2 जोड़ा है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी हम जो 2 जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, 2 जोड़ेंगे साथियों तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, और 7 हमारा ऑप्शन में भी है। 5 बंदर हैं ABCDE, यानी कि 5 बंदर हैं जिनके नाम ABCDE हैं, एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। कह रहे हैं कि C D के आसन्न बैठा है, यानी कि C D के बराबर में बैठा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि D E के साथ नहीं बैठा है, E शाखा के बाएं छोर पर है। अब देखिए जितना आपको समझ में आ रहा है ना उतना आप कर दीजिए। 5 लोग हैं तो 5 बंदर, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। यहां पर हमको ये समझ में आया कि E शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, दायां छोर ये है, बायां छोर ये है, यानी कि E बंदर जो है ना वो यहां पर बैठा है। उसके बाद कह रहे हैं कि C दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम ये दायां है तो C दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि C साथियों यहां पर हो जाएगा। कह रहे हैं कि B के निकटतम निकटवर्ती दाएं है कौन? A। अच्छा ठीक है भैया, तो देखिए B को हम साथियों मजबूरी हमें यहीं पर बैठाने की है, तभी तो साथियों B का निकटवर्ती दायां A होगा, ठीक है। अगर हम B यहां पर बैठा लेंगे तो फिर C को हटाना पड़ेगा, C हम हटा नहीं सकते। और E के दाएं है B, क्या E के दाएं है B? बिल्कुल E के दाएं है B, ठीक है। कहने के वे एक साथ बैठे तो केंद्र में कौन बैठा? अच्छा बचा कौन? ठीक है, यहां पर साथियों बचा है D, तो D यहां पर आएगा। A B C D E 5 हो गए। कह रहे कि केंद्र में कौन है? मैं कहूंगा केंद्र में तो A है, यानी कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर C, यानी कि A वाले के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि AFK, तो AFK से बनाया गया है EJO, तो आपको बताना है PUZ से क्या बनाया जा सकता है। क्या लॉजिक लगा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है साथियों, देखकर मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें A1 पर आता है, F6 पर आता है, K11 पर आता है, E5 पर आता है, J10 पर आता है, MO15 पर आता है। 1 से 5 हुआ है, 4 बड़ा है, 6 से 10 हुआ है, 4 बड़ा, 11 से 15 हुआ है, 4 बड़ा है। तो यहां पर भी साथियों 4 4 4 ही हमको बढ़ाना होगा। P होता है 16 पर, 4 बढ़ाएंगे 20, यानी कि 20 पर आ जाएगा। T तो T यहां है, T यहां पर है। U 21 पर है, 21 में 5 बढ़ाएंगे 25, 25 पर होता है। Y कहां पर है? Y यहां पर है। और Z है आपका 26 पर, 4 बढ़ाएंगे तो D आ जाना चाहिए, यानी कि मैं कहूंगा कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर अगर बात करें ना साथियों क्या बताना, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं, कहने का मतलब इनके ये है कि ये जो आकृति है ना, अगर ये दर्पण है, अगर आप इसको दर्पण में देखोगे तो ये कैसी दिखेगी? ये साथियों ये ऊपर बनेगी, फिर ये आकृति तो ये कैसी दिखेगी, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि जो यहां पर है ना, यहां पर वो इसके अपोजिट दिखेगी, जिसके मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं, बनाकर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, बनाकर आपको दिखा देता हूं। देखिए ये यहां पर है तो ये दर्पण में साथियों यहां पर दिखेगी, यहां पर दिखेगी। तो अब ये यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, सिर्फ ये यहां पर है। तो मैं कहूंगा यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे, इसको भी बड़ा कर देता हूं। यहां पर जो आपको आकृति नजर आ रही है ना साथियों, ये वाली आपको बताने ये आकृति कौन से ऑप्शन में, क्या इस वाले ऑप्शन में या इस वाले ऑप्शन में सन्निहित है, या इस वाले ऑप्शन में है या इस वाले ऑप्शन में है, देखकर साथियों मुझे आप लोग बतला दीजिए। देखिए यहां पर तो मुझे कहीं नहीं समझ में आ रही कि भैया ये आकृति ऐसे करके बनी हो, यहां पर भी नहीं आ रही। हाँ यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि एक ये हो गया ऐसे ऐसे करके साथियों, और ये ऐसे हो गया, तो यहां पर आपकी ये आकृति बनी है। अब बनी है तो ये क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 35 से यहां पर क्या बनाया गया है? 15 बनाया गया है। तो आपको बताना है 72 से क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। तो 35 से 15 फिर तो ये 20 घटेगा, ठीक है, 20 घटाया जा रहा है। तो मैं कहूंगा अगर इसमें से साथियों 20 घटाते हैं तो कितना आता है? 52 आता है। 52 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। अच्छा अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा कर दें, यानी कि 3 और 5 की गुणा कर दे तो 3 पंजे 15 होता है। उसी प्रकार 7 और 2 की गुणा कर दे तो कितना होता है साथियों? 14 होता है। 14 क्या ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 14 ऑप्शन में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर
आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का आपको चयन करना है। यानी कि आपके सामने संख्याएं क्या क्या है मैं लिख देता हूं। 78 है, 3 है, 4 है, 36 है और 140 है। यहां पर बराबर ही आएगा क्योंकि अंत में देख रहे हैं सब में बराबर है। तो आपको इनमें कहा जा रहा है कि यहां पर क्या गुणा भाग प्लस लिखें कि ये बराबर करके 140 यहां पर आ जाए। सबसे पहले इस वाले को हमने उठाया, अगर हम इसकी जगह पर साथियों भाग सबसे पहले लिख दें, फिर गुणा लिख दें, फिर प्लस लिख दें, यानी कि इन सबको कैलकुलेट करके अगर 140 आ जाता है तो हमारा ये आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम इस वाले को ट्राई करेंगे, फिर इस वाले को ट्राई करेंगे। चलिए 3 से कट करें साथियों, भाग है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 छंग 18 हो जाएगा, गुणा 4 आ गया, प्लस आपका 36 आ गया। चलिए 26 चौक कितने हो जाएंगे मेरे हिसाब से साथियों 104 हो जाएंगे। 104 प्लस 36 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा ये तो 140 हो जाएगा। 104 प्लस 36 यानी कि 140 बराबर 140 आ चुका है, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि WVU, क्या साथियों WVU RQP MLK, उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं, बताइए। देखिए ये होता है साथियों, मैं लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं चलिए, ठीक है। ये 22 पर होता है, ये 21 पर होता है, उसी प्रकार R 18 पर होता है, Q 17 पर होता है, P 16 पर होता है, M 13 पर होता है, L 12 पर होता है, K 11 पर होता है। 23 से 18 हुआ है साथियों, कितना घटाया गया है, 5 घटाया गया है, ठीक है। 18 से 13 हुआ है, 5 घटाया गया है, तो यहां पर अगर हम 5 घटा दें तो मेरे हिसाब से 8 आ जाएगा, और 8 पर होता है साथियों H। अब H यहां पर है और यहां पर है। 22 से 17 हुआ है, 5 घटाया गया, 17 से 12 हुआ, 5 घटाया गया, 12 में अगर साथियों हमने 5 घटा दिया तो 7 आ जाना चाहिए। 7 पर होता है जी, जी यहां पर भी है, जी यहां पर भी है। 21 में 5 घटाया 16 आया, 16 में 5 घटाया 11 है, 11 में 5 घटाएंगे 6 आएगा, 6 पर होता है साथियों F। यानी कि हम कह सकते हैं कि HGF हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। यानी कि जैसे जो रिलेशन यहां पर है ना, वही रिलेशन आपको बताना है कि कहां कहां पर है। देखिए भारत की मुद्रा है, क्या साथियों भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो उसी प्रकार क्या स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या साथियों यूरो है। मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड की मुद्रा यूरो नहीं होता है साथियों, स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक होती है। क्या होती है, लिख देता हूं, क्या होती है साथियों, स्विस फ्रैंक होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या साथियों, रूबल होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल रूस की मुद्रा रूबल होती है। तो यहां पर जैसे भारत और रुपए आया है तो वैसे यहां पर रूस और रूबल आ जाएगा, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पाउंड नहीं होती है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा साथियों रैंड होती है। क्या होती है साथियों, रैंड होती है। चलिए चीन की मुद्रा क्या येन होती है, मैं कहूंगा चीन की मुद्रा येन नहीं होती है साथियों, ठीक है ना, चीन की मुद्रा रेनबिनबी करके होती है। चलिए तो मैं कहूंगा साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि चारों विकल्पों में से असमान बताइए, विषम बताइए क्या हो सकता है। ये 693 है, ये 385 है, ये 287, ये 478 है। कैसे क्या करेंगे बताने की कोशिश करिए। अगर इन सबको हम जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जोड़ने की अगर बात करें तो 9 6 15 हो जाएगा, ये 18 हो गया, 8 5 आपका 13 हो गया, 13 3 आपका ये कितना हो गया, 8 5 13, ये आपका 16 हो जाएगा। इसकी बात करें 7 8 15 और 2 आपका 17 हो जाएगा, ये 10 और ये 14 हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और साथियों ये भी सम संख्या है, लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये विषम संख्या है। तो सबसे अलग कौन सी है, सबसे अलग कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी वाली संख्या सबसे अलग है, सबसे अलग है साथियों। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए 45 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र हैं, कुल मिला के कितने छात्र हैं साथियों, 45 छात्र हैं। चलिए 45 छात्र हो गए। करे एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई, एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई, और कहने के जब 2 लड़के शामिल हो गए तब उनकी रैंक 1 कम हो गई, अंतिम छोर से उसकी नई रैंक क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 45 छात्रों की कुल संख्या है, ठीक है ना। और लड़के की रैंक की अगर बात करें एक छोर से बताई गई है साथियों 20वीं बताई गई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूसरे छोर से उसकी रैंक क्या होगी, क्या दूसरे छोर से उसकी
रैंक क्या होगी, तो आप पता क्या करेंगे, 45 में से ये संख्या 20 घटाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना निकल कर आएगा, मेरे हिसाब से 26 निकल कर आएगा। यानी कि जब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल लड़के 45 हैं, एक छोर से 20वीं रैंक है, तो दूसरे छोर से कितनी रैंक होगी, तो साथियों आप 26 बताते। अब उसके बाद कहा गया है कि 2 लड़के इसमें बढ़ गए, यानी कि अब 45 से लड़के कितने हो गए, 47 हो गए। 45 से लड़के कितने हो गए साथियों, अब लड़के यहां पर 47 हो गए। तब एक रैंक कम हो गई, एक रैंक जो है ना उसकी साथियों कितनी होती, एक रैंक उसकी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जिसके लड़के उससे आगे, कोई लड़का उससे आया होगा, आगे आया होगा, और कोई लड़का उससे पीछे आया होगा, यही तो हो सकता है साथियों। तो अंतिम छोर से उसकी नई रैंक क्या हो सकती है, तो अंतिम छोर से उसकी नई रैंक साथियों 26 तो थी, प्लस 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 27वीं यहां पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, यहां पर 27वीं हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 27वीं रैंक आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो बहुत आराम से ये सवाल भी आपके यहां पर समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड पी क्यू और आर उत्तर दिशा में सम्मुख एक पंक्ति में बैठे, यानी कि 6 लोग हैं साथियों, वो एक पंक्ति में बैठे, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग हैं पंक्ति में बैठे हैं। कहने के एक्स जो है ना, एक्स ये वाई और पी का पड़ोसी है, क्यू Z और R का पड़ोसी है, और P X के दाएं बैठा है। तो P X के अगर साथियों दाएं बैठा है, तो मान लीजिए X अगर हम यहां पर बैठाते हैं, तो कहने के X के दाएं बैठा है P, तो साथियों P आपका यहां पर बैठ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कहने के और P और Z निकटवर्ती पड़ोसी हैं, यानी कि P के बगल में बैठा है Z, तो Z यहीं पर ही तो बैठेगा, यहां पर थोड़ी ना बैठेगा। चलिए अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। कहने के X और P का पड़ोसी है Y और P का, तो Y और P का पड़ोसी कौन है साथियों, X यहां पर बताया गया है, तो P यहां पर आ गया, Y यहां पर आ जाएगा, हो गया। एक क्या कहा गया है कि Y और P का पड़ोसी कौन है, X है, तो हो गया, ये लाइन बिल्कुल हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि Z और R का पड़ोसी है Q, तो Z और R का, एक काम करो साथियों, आप यहां से ये चीज गायब करके एक लोग की पोजीशन यहां पर बढ़ा दो। अब देखिए कहने के Z और R का पड़ोसी, तो Z और R का पड़ोसी कौन है, Q है, तो Q यहां पर आ जाएगा। यानी कि 6 लोग थे, 6 लोग आपने बैठाल दिए हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, देखिए जरा, कह रहे कि कौन सा युग्म अंतिम छोरों पर बैठा है, तो मैं कहूंगा एक तरफ तो Y बैठा है, एक तरफ अंतिम छोर पर R बैठा है, तो Y R आपका आंसर हो जाना चाहिए। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि हाथ उंगली, यानी कि हाथ उंगली से संबंधित, तो पैर किससे संबंधित होगा, एड़ी से, पैर की उंगलियों से, चलने से या घुटने से। देखिए जैसे कि हाथ की उंगली होती है, उसी प्रकार पैर की अगर बात करें तो उसको पैर की उंगली कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहां पर साथियों हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्वेश्चन साथियों आज किस पीपीटी में मैंने लिए हैं। तो यहां पर मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि मनजीत सिंह ने 9,000 रुपए में एक वस्तु बेची है और इसके क्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए क्रय मूल्य का लाभ कितना कमाया है, क्रय मूल्य का 1/5, तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर 5 रुपए में उसने खरीदा होता तो 1 रुपए का लाभ, यानी कि 6 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा, कभी भी अगर कहे क्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाया है, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो अगर 5 रुपए में खरीदी है तो 1 का लाभ कमा के 6 रुपए में ही तो बेचेगा। अच्छा यहां पर कह रहे हैं कि उसने जो बेचा है वो 9,000 में बेचा, यहां पर कह रहे हैं 6 रुपए में बेचा है, तो 6x की वैल्यू साथियों कितनी बताई गई है, 9,000 बताई गई है। तो हम 6 की गुणा किससे कराएं कि 9,000 हो जाए, तो इसलिए साथियों हम क्या करेंगे, 9,000 को 6 से भाग करेंगे, तो मेरे हिसाब से साथियों कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 6 कम 6 आ जाएगा और 3 जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 1500 आ जाएगा। यानी कि अगर 6 की गुणा 1500 से कराई जाएगी तो 9,000 आएगा। तो अगर हम देखें कि क्रय मूल्य कितना आएगा साथियों, इसकी भी गुणा हमें किससे कराना पड़ेगी, 1500 से कराना पड़ेगी। 15 पंजे 75, 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 7500 यहां पर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्रय मूल्य 7500 है, विक्रय मूल्य 9,000 है, प्रॉफिट कितना हुआ साथियों, 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को लाभ को प्रतिशत में बताइए, तो साथियों लाभ को प्रतिशत में बताएंगे तो 100 से गुणा हमें कराना पड़ेगा और नीचे क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना है, 7500 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 पंजे साथियों 75 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 20% का प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया ना। अरे भाई कह रहे थे मनजीत ने 9,000 रुपए में एक वस्तु बेची है और उसके बाद लिखा हुआ क्रय मूल्य का
एक बटे 5 लाभ कमाया है। तो 1/5 का मतलब ये होता है कि 5 पर 1 रुपए का लाभ कमाया है। अगर 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी होती तो उसको 1 रुपए के लाभ से यानी कि 6 रुपए में बेचा होता। तो ये क्रय मूल्य आपको दिख रहा है, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर 9000 दे रखा है। तो अगर 6x की वैल्यू 9000 है तो 5x की वैल्यू 7500 हो जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य आपका 7500, विक्रय मूल्य आपका 9000। प्रॉफिट कितना हुआ 1500 का, 1500 को प्रतिशत में बदल लिया है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, यानी कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं, क्या 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। कितना अधिक है साथियों? 40 अधिक है। तो श्रृंखला की मध्य संख्या क्या होगी? चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल की अगर बात करें, 5 क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएंगी? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। इनका योग, अच्छा इनके योग की अगर बात करें तो इनका योग कितना निकलेगा? 6 और 6 12 20, यानी कि योग इनका निकलेगा 30। तो कहने के 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से, अच्छा इनका औसत जरा बताइए। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा 30/5, यानी कि इनका औसत कितना हो गया साथियों? 6 हो गया। इनका औसत कितना आ गया? 6 आ गया। तो कहने के औसत से 40 अधिक है, यानी कि जब अगर हम बात करते हैं साथियों 30 - 6 की, तो 40 अधिक है। और वैसे रियल में है कितना? ये 24x हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर 24x हो जाएगा। 24x बराबर अगर 40 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40/24 आ जाएगा। तो कहने तो श्रृंखला की मध्य संख्या क्या होगी? श्रृंखला की मध्य संख्या 6 होगी, यानी कि 40/24। और अगर बात कर, देखिए ये कहीं ना कहीं x है, 2x है, 4x है, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर ये आया, ठीक है ना, ये 40। तो यहाँ पर साथियों 6 आ जाएगा, 6 × 6 = 24 हो जाएगा। इससे कट करेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य की संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहे कि एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, कहा गया है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर लंबा है। जब इसे धोया जाता है तो इसकी लंबाई 25% बढ़ जाती है, कम हो जाती है। जब इसको धोया जाता है तो इसकी लंबाई 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आई है साथियों? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब इस सवाल की जब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं, एक सूत्र आपने सुना होगा कि किसी भी लंबाई में इतने की कमी आती, इतने प्रतिशत की कमी आती है, और उसमें, ठीक है ना, फिर इतने की कमी आती है। तो बताइए कितने की कमी है? ये सवाल आपने पढ़ा था ना। और इसका सूत्र क्या होता था साथियों? x + y + x + y, ठीक है ना, x + y, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा x गुणा, ठीक है, y/100। ये चीज आ जाती थी, कहिए बिल्कुल आ जाती थी। तो अब यहां पर अगर बात करें, यही चीज हम इसको मानेंगे। अगर बढ़ोतरी होती, ये कम हो रहा है ना, तो 25 का -25 आ जाएगा, फिर से -14 आ जाएगा। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, 25 × 14 आ जाएगा। दोनों माइनस के ना, तो एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इनको अगर जोड़ते हैं साथियों, कितना आपके सामने आता है? 39 प्लस, और इनको अगर करते हैं 25 × 25, 25 चौक, और 14/4 आ गया, 4 × 4, 4 × 3 12, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 5 20 हो जाएगा, यानी कि 3.5 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये माइनस है ना, जोड़ेंगे तो लेकिन आएगा माइनस का। तो 39 में से अगर 3.5 को घटाते हैं साथियों तो कितना आता है? साथियों 39 में से अगर 3.5 को घटाते हैं साथियों तो 35.5 आता है, ठीक है। 35.5 माइनस का आएगा, तो मैं कह सकता हूं 35.5% की कमी हो रही है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि किसी वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखिए अगर ऐसा सवाल है साथियों, तब भी आपको क्या लगाना है? आपको वही वाला सूत्र लगाना है, x + y + x × y/100, ठीक है ना। तो यही साथियों सूत्र लगाना है। तो अब हम इसको ही x मानेंगे और इसको ही साथियों क्या मानेंगे? कहीं ना कहीं y मानेंगे। वृद्धि की गई है तो साथियों दोनों चीजें जो आएंगी ना, वो साथियों किस में आएंगी? वो दोनों चीजें आपकी प्लस में ही आएंगी। चलिए, तो 20% की वृद्धि होती है साथियों, फिर 20% की वृद्धि हो तो यहाँ पर 20 × 20 आ जाएगा, और बटे यहाँ पर साथियों 100 आ जाएगा। ये दोनों 40 हो गए। और अगर इससे कट करेंगे 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी कि 2 दूना 4 हो गया। तो मैं कहूंगा 44% की वृद्धि होती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
उसके बाद देखिए कह रहे कि एक व्यापारी का दावा है कि वो अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने रुपए में वो लाता है उतने रुपए में बेच देता है। ऐसा कैसे हो सकता है साथियों? कहने के लेकिन 1 किलो वजन के स्थान पर वो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी कि कहता है मैं 1 किलो दे रहा हूं, यानी कि 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो देता कितना है? देता 900 ग्राम है, यानी कि वो साथियों 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो कह रहे कि उस 100 ग्राम को प्रतिशत में बदलकर बता दीजिए। तो 100 ग्राम को प्रतिशत में बदलेंगे साथियों, 100 से गुणा कराना पड़ेगी। अब नीचे क्या आता है? नीचे 100 ग्राम का फायदा ले रहा है कितने पर? तो 900 ग्राम पर। तो 900 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपके सामने 100/9 आ चुका है। इसको कैलकुलेट कर लो, 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 1 बचा है ना, यहां पर पॉइंट लगाया मैंने तो 0 बढ़ा लिया, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। मैं कहूंगा 11.11% का लाभ उसको मिलता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, अब इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए। कह रहे कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है और उस वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होगा? ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो कैसे क्या होगा, सोल्यूशन क्या वगैरह कैसे क्या आंसर निकलेगा मुझे बताइए। देखिए यानी कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य यानी कि छपा कितना है? मूल्य 850 रुपए छपा है, लेकिन उस पर वो 20% की छूट देता है, यानी कि 80% में बेचता है। उसके बाद वो एक और छूट देता है 15% की, यानी कि 85% में बेचता है। तो कह रहे कि दोनों छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसको अगर कट करेंगे 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और इसको अगर कट करेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास आ चुका है 85 गुणा 8 गुणा 17, और नीचे क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है साथियों 289, और इसकी गुणा आपको 2 से करना है। 9 दूना 18 हो गया, 8 दूना 16, 17 हो गया, 2 4 5, यानी कि 578 आपका विक्रय मूल्य होगा। तो 578 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के ए और बी के बीच चुनावी प्रतियोगिता, यानी कि 2 लोग हैं, ए है और बी है, इनके बीच में एक चुनाव होता है जिसमें से ए 480 मतों से के अंतर से जीतता है, यानी कि 20 ए जीतता है। कितने जीतता है? तो 20 से 480 वोट इसको ज्यादा मिलता है इस ए वाले को। कहने की यदि ए को कुल मतों के 70% मिले, देखिए कुल मत कितने होंगे? कुल मत 100% होंगे, जाहिर सी बात है। तो ए को कुल मत यानी कि 100% का 70% मिलता है, यानी कि इसको 70% मिलता है, तो जाहिर सी बात है बी को 30% मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर कहा जा रहा था कि ए को बी से 480 वोट अधिक मिले हैं, तो ए को बी से 480 वोट अधिक मिले हैं। वैसे तो अगर हम देखा जाए प्रतिशत में बदलें तो 40% अधिक मिले हैं। 70 30 का डिफरेंस क्या होगा? 40% होगा, यानी कि 40% अगर 480 है तो मैं कहूंगा 100% क्या होगा? यानी कि कुल मत आपसे पूछे जा रहे हैं ना, कुल मत मैंने आपको बताया 100% है। तो जब 40% की वैल्यू 480 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? बटा 40 आ गया, और 100 से गुणा करा दीजिए, 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1200 कुल मत यहां पर हो जाएगा। एक घनाकार टैंक में 48,000 लीटर पानी है, यानी कि एक टैंक है उसमें 48,000 लीटर पानी है। टैंक में पानी की गहराई ज्ञात करिए, यानी कि पानी की गहराई आपसे पूछी जा रही है। कहने की यदि टैंक की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो कहने के पानी उसकी टैंक की गहराई कितनी होगी? जबकि टैंक घनाकार टैंक में 48,000 लीटर साथियों पानी आ सकता है, ये यहां पर कहा गया। देखिए यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों जो घनाकार टैंक है ना उसको साथियों वो एक तरीके से घनाभ है, यानी कि घनाभ का आयतन यहां पर क्या दे रखा है? तो साथियों घनाभ का आयतन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 48,000 दे रखा है, 48,000 दे रखा है साथियों, ठीक है ना, 48,000 दे रखा है, इतनी बात क्लियर है। 48,000 लीटर दे रखा है। अब यहां पर अगर बात करें घनाभ का आयतन साथियों होता क्या है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना है साथियों? 48,000 है लीटर है, ठीक है ना। अब यहां पर लंबाई भी आपको दे रखी है 6 मीटर,
चौड़ाई भी आपको दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। और यहाँ पर ये क्या है साथियों 48,000 है, ये लीटर है साथियों, मीटर में आपको आंसर करना है ना, तो इसलिए 1000 से इसको भाग करा देंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट मान लेते हैं और ये आपका 48 आ जाएगा। यानी कि हाइट बराबर क्या आ गया 48/24 आ गया, 24 से कम 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाती है साथियों 2 मीटर आ जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 मीटर साथियों। ऊंचाई पूछी जा रही थी ना गहराई, तो गहराई आपकी 2 मीटर आ चुकी है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर अगर बात करें साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उसके अलावा एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फरवरी 2024 की सभी शिफ्ट का फरवरी 2024 की सभी शिफ्ट साथियों लगानी चाहिए। जो भी इसमें शिफ्ट आई नहीं अपने सिलेक्शन को देखिए, अगर वाकई में सिलेक्शन आप निश्चित करना चाहते हैं तो यहां पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए वो आपको लगाना चाहिए, मैथ के जो क्वेश्चन आए वो लगाना चाहिए, हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे वो लगाना चाहिए और जीएस के जो क्वेश्चन आए थे वो लगाना चाहिए। क्योंकि मैं कहूंगा तकरीबन 70 से 80% पेपर आपका इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और ये सबसे लेटेस्ट एसएससी जीडी का साथियों पैटर्न है, तो इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। तो इन सभी का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जस्ट उसके नीचे उसका आंसर है। तो इसमें साथियों 25 से 30 दिन का समय लगा है, पूरी टीम ने इसमें काम किया है। तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही, इसके साथ पूरे 2024 का अक्टूबर तक का करंट अफेयर भी आपको दिया जा रहा है, दोनों चीजें 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों बहुत आराम से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना साथियों, चलिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा और एसएससी जीडी 2025 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। और ग्रुप का लिंक है साथियों, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया जाता रहेगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।